नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बीजेपी इस बार दक्षिण पथ की विजय यात्रा पर निकली है। इस बार उसके निशाने पर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां कम और कांग्रेस ज्यादा है। अपने इस रणनीतिक अभियान में सफल होती भी दिख रही है। तीनों ही जगहों पर उसकी स्थिति मजबूत दिख रही है, जबकि कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। दशकों पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में पहचान और वर्चस्व कायम कर चुकी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में अभी तक वो जमीन हासिल नहीं हो सकी है जो उसे उत्तर भारत में प्राप्त है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार जरूर है और इससे पहले भी वहां पार्टी सत्ता में रह चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी गठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुखद खबर पुडुचेरी से आती हुई दिख रही है। यहां उसके गठबंधन की सरकार बन सकती है। केरल में कांग्रेस के लिए खतरा तात्कालिक नहीं है, दीर्घकालीन जरूर है। केरल में जमीनी स्तर पर बीजेपी और वाम कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ध्रुवीकरण की स्थिति में अगर कांग्रेस वामपंथी गठबंधन के हाथों सत्ता से लंबे अरसे के लिए बेदखल होने की वजह से वहां अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रही और बीजेपी ने ईसाई मतदाताओं के एक हिस्से में सेंधमारी कर ली, तो वहां भगदड़ मच सकती है। पुडुचेरी में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के राजनीतिक हमले से कांग्रेस हतप्रभ थी। उसे होश में आने में वक्त लगा। तब तक बीजेपी और उसके गठबंधन ने सुब्रमण्यम भारती और वेट्रीवेल, भगवान कार्तिक के भाले जैसे असरकारी तमिल प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल चुनावी बढ़त हासिल करने के लिए किया। कांग्रेस में भगदड़ के हालात थे। उसके तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसका असर ऐसा रहा कि डीएमके के साथ तालमेल में कांग्रेस अपने पिछले विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन को सामने रखकर सौदेबाजी नहीं कर सकी। उसे डीएमके को पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें देनी पड़ी, जबकि डीएमके का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले खराब था। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार चली गई थी, पर बर्खास्तगी के बाद भी वैकल्पिक सरकार नहीं बनी थी। इसको लेकर एक सहानुभूति कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस उठाती नहीं दिख रही है। उसका चुनाव प्रचार बीजेपी के मुकाबले कहीं नहीं टिकता दिख रहा। वैसे बीजेपी की राजनीतिक किस्मत एनआर कांग्रेस के हाथ में होगी। चौक चौराहों से लेकर गलियों मोहल्लों तक चर्चा के बीच एनआर कांग्रेस के मजबूत होने की चर्चा सबसे ज्यादा है। दरअसल रंगास्वामी की छवि जमीनी नेता की है। तमाम आरोपों के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं दिखती है। बीजेपी के शून्य से इस स्थिति में आने में उसकी दीर्घकालीन रणनीति का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। बात तभी से प्रारंभ हो गई थी जब नमः शिवाय की दावेदारी को खारिज करके नारायण स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो काउंटर समुदाय से आते हैं जिनका यहाँ काफी राजनीतिक वर्चस्व है। इस बार नमः शिवाय और रंगास्वामी दोनों के एक ही पाले में होने के कारण निश्चित तौर पर इस समुदाय का वोट अधिकतर वहां पर जाएगा। बीजेपी के राजनीतिक मुकाबले में आने से पुडुचेरी में शहरी और तमिल बिरादरी को एक विकल्प मिलेगा जो उनके पक्ष में गोलबंद हो सकता है। वर्तमान में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव ने एक बात साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रणनीति तैयार करने के मामले में अपने विरोधियों के मुकाबले 2 कदम आगे रहती है। अमेरिका और रूस के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप द्वारा चुनाव प्रभावित करने की बात आरोपों में सामने आई थी, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनावों में विदेशी घटनाओं और विदेश नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात इस चुनाव में दिख भी रही है। पूर्व में बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह के पक्ष में सिंध के एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता फतवा जारी कर चुके हैं, जिसके अनुयायी राजस्थान में भी बड़ी संख्या में हैं। इस बार मतुआ समुदाय के मामले में ये इस्तेमाल दूसरे छोर से होता दिखा है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों कृत्रिम राजनीतिक निर्मित की नियति एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई है। एक देश के सत्ताधारी राजनीतिक दल की समस्या दूसरे देश के सत्ताधारी राजनीतिक दल के लिए अवसर की तरह हो सकती है। बंगाल के चुनावों में प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप भी लगा कि उन्होंने अपने बांग्लादेश दौरे का इस्तेमाल बंगाल चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया है। ये ममता बनर्जी ने भी कहा। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के विरोध में हुई हिंसा के बीच
एक खबर जो गुम सी रह गई वो ये कि वहां के ईसाई समुदाय ने इस हिंसा की निंदा की है। इधर पुडुचेरी में भी जॉन कुमार जैसे कई ईसाई नेताओं ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। केरल के चुनावों में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। चुनावी नतीजों को लेकर सभी इस बात पर लगभग सहमत हैं कि इस बार केरल में बीजेपी की ताकत बढ़ने वाली है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाते समय शुद्ध राजनीतिक फायदे को सामने रखा है। उसके निशाने पर वामपंथी सत्ताधारी गठबंधन से कहीं ज्यादा कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ है। वो वायनाड में आक्रामक अभियान चलाते हुए कांग्रेस के मनोबल को भारी नुकसान पहुंचाना चाहती है। वायनाड एक ऐसा जिला है जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के संयुक्त संख्या बल के मुकाबले कमजोर है। भाजपा इस आरोप का फायदा भी उठा रही है कि केरल कांग्रेस एम के एलडीएफ खेमे में जाने के बाद यूडीएफ खेमे में आईयूएमएल के जरिए मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ा रहा है। छोटे ईसाई समूहों में उपेक्षा का भाव रहा है। वहीं बीजेपी ने केरल के लिए एक अलग रणनीति अपनाई है। जी हाँ, केरल की साख भारत में पढ़े लिखे प्रगतिशील राज्य के रूप में है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों की धारणा रही है कि धार्मिक भावना को उभारने वाली बातों का असर यहाँ के मतदाताओं पर नहीं होता है, इसलिए वो इसे उठाने से परहेज करती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जमीनी राजनीतिक हकीकतों की पहचान करने की क्षमता अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। जहां दूसरी पार्टियां हिचक जाती हैं, वहां बीजेपी बेखौफ होकर आक्रामक तेवर अपनाती रही है। इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में मुस्लिम और ईसाई मतों के एक मुश्त रूप में एक पाले में जाने से रोकने की रणनीति अपनाई है, क्योंकि हिंदू वोट जहां तीनों पार्टियों को मिलते हैं, वहीं ये माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त रूप से पड़ते रहे हैं। केरल में मुस्लिमों की आबादी 26.6% है और ईसाई 18.4%। साझे रूप से हिंदुओं की आबादी लगभग 55% से बहुत कम नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए हैगा सोफिया मस्जिद का मुद्दे को भी काफी प्रखरता से उठाया है, क्योंकि केरल की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा जहां लगातार घट रहा है, वहीं मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है। जबकि इस राज्य के मुस्लिम देश के अन्य राज्यों के मुस्लिम की अपेक्षा ज्यादा पढ़े लिखे और संपन्न हैं। लेकिन यहाँ भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि मुस्लिमों को निशाने पर लेते समय मुस्लिम और ईसाई दोनों को एक साथ आने की स्थिति बनने नहीं दी है। इसलिए केरल में लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए उसे हिंदू बनाम मुस्लिम की बजाय ईसाई बनाम मुस्लिम बनाया है। साथ ही बीजेपी ने केरल में तुर्की में हाल के दिनों में चर्चित हुए हैगा सोफिया मस्जिद का मुद्दा भी उठाया है, ताकि मुस्लिम बनाम ईसाई का मुद्दा बन सके। इस राज्य में चुनाव परिणाम के संदर्भ में अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों का अलग अलग विश्लेषण है, लेकिन इतना तय है कि वामपंथी गठबंधन ने अलग कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के साथ रणनीतिक तरीके से सहयोग किया तो नतीजे आश्चर्यजनक हो सकते हैं। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि आजादी के बाद देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई और विकल्प नहीं था। धीरे धीरे क्षेत्रीय दल बनने लगे जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत होने लगे, लेकिन ये दल क्षेत्रीय ही बने रहे। अपने अपने क्षेत्रों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने में कामयाब नहीं हो पाए। इसका दूसरा पहलू ये भी रहा कि समय के साथ ये दल अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनने में अवश्य कामयाब हो गए। आज स्थिति ये है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते हुए अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं आम चुनावों में कांग्रेस की स्थिति का आकलन इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वो लगातार 2 बार से अपने इतने प्रतिनिधियों को भी लोकसभा में नहीं पहुंचा पा रही कि सदन को नेता प्रतिपक्ष दे पाए। उसे चुनौती मिल रही है एक ऐसी पार्टी से जो अपनी उत्पत्ति के समय से ही तथाकथित सेक्युलर सोच वाले दलों के लिए अछूत बनी रही। साल 1980 में अपनी स्थापना, साल 1984 के आम चुनावों में मात्र 2 सीटों पर विजय और फिर 1999 में 1 वोट से सरकार गिरने से लेकर
2019 के लोकसभा चुनावों में 303 सीटों तक का सफर तय करने में बीजेपी ने जितना लंबा सफर तय किया है, उससे कहीं अधिक लंबी रेखा अन्य दलों के लिए खींच दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।